चलिए क्या टॉपिक देख रहे हैं हम लोग? रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट देखने से पहले ये जान लेते हैं कि रिस्क क्या होता है या फिर हजार्ड क्या होता है। इन दोनों चीज को जानना बहुत ही जरूरी होता है कि रिस्क क्या है और हजार्ड क्या है। रिस्क और हजार्ड। हजार्ड को पहले समझिए कि ये सिचुएशन होता है, अवस्था होता है जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। रिस्क का हजार्ड का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा स्थान, कोई भी ऐसी अवस्था, कोई भी ऐसा सिचुएशन जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो आपको रिस्क पहुंचा सके, आपको नुकसान पहुंचा सके। रिस्क नहीं, नुकसान पहुंचा सके, उसको क्या बोलते हैं? हजार्ड। Any place or situation that have potential to harm, यानी नुकसान पहुंचाने का क्या है उसके पास? क्षमता है। हार्म का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? क्षमता। क्या होता है? क्षमता। क्षमता यानी उसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्या हो सकता है? क्या नुकसान, क्या पोटेंशियल हो सकता है, क्या क्षमता हो सकता है, हजार्ड क्या हो सकता है? जैसे एक इसका फुल टावर बना है, और इस टावर में मान लेते हैं कि गार्डरेल नहीं है। इस टावर में क्या नहीं है? गार्डरेल नहीं है, बस एक टो बोर्ड लगा हुआ है। गार्डरेल यहां से मिसिंग है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो अवस्था है, ये जो जगह है, वर्क प्लेस है, इसमें जब कोई काम करने के लिए ऊपर चढ़ेगा तो उसका गिरने का जो रिस्क है वो हमेशा बना रहेगा, बढ़ा रहेगा। वो कभी भी इसके ऊपर से नीचे गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है। लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। तो ये जो अवस्था है ये इसे नुकसान पहुंचा सकता है। ये पर्सन यहां से नीचे गिर सकता है। गिरेगा तो चोट लगेगा, इंजरी होगी। ठीक है। या फिर मान लेते हैं कि जो टावर बना है उसमें गार्डरेल वगैरह सब तो लगा है, लेकिन कास्टर का लॉक खुला हुआ है। कास्टर का लॉक क्या है? खुला हुआ है। ये देखो हमने गार्डरेल लगा दिया लेकिन कास्टर का लॉक खुला हुआ है। अब जब कास्टर का लॉक आपका खुला हुआ है, ऐसे अवस्था में भी आपको नुकसान पहुंच सकता है। टावर मूव कर सकता है, टावर किसी चीज से मूव करके टकरा सकता है, आप नीचे गिर सकते हैं। यानी ये जो अवस्थाएं बन रही है ये आपको नुकसान पहुंचाएगी। अब दूसरा चीज रिस्क क्या होता है? तो टोटली अगर बात किया जाए क्लियर कट, तो रिस्क होता है चांस। रिस्क क्या होता है? चांस। जैसे बोलते हैं ना कि आज बारिश होने का चांस है, यानी 50-50 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, यानी संभावना, होने की संभावना है, चोट लग सकती है। ठीक है। अब जब रिस्क असेसमेंट करने जाएंगे इसको बोलेंगे लाइक्लीहुड। क्या बोलेंगे इसको? लाइक्लीहुड। कुछ लोग इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका हिंदी में देखोगे तो क्या बोलेंगे इसको? संभावना। हो सकता है यदि ये इस अनसेफ टावर पे चढ़ेगा तो हो सकता है कि ये नीचे गिर सकता है, चांस है। और इंडस्ट्री में इस चीज को लेके चला जाता है कि जीरो। क्या लेके चला जाता है? जीरो। इस जीरो का मतलब है कि कोई भी इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट
ना हो। टेक जीरो, टेक जीरो मतलब जो रिस्क है वो 0% लो, कोई रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, अनसेफ तरीके से काम करने का जरूरत नहीं है। बात समझ में आए? अब जो ये रिस्क है इसी को हम लोग बोलते हैं अनसेफ एक्ट। क्या बोलते हैं इसको? अनसेफ एक्ट। अब ये जो मिस्टर महेश है या सुरेश है या दिनेश है जो भी है, अब ये जब तक अनसेफ एक्ट नहीं करेंगे ये इस टावर पे नहीं चढ़ेंगे। टावर अनसेफ है ना, टावर सही नहीं बना हुआ है, ये नहीं चढ़ेंगे उस पे, मुझे रिस्क नहीं लेना है। लेकिन यदि ये रिस्क लेते हैं तो ये इस पे चढ़ेंगे। ये इनका अनसेफ एक्ट है, ये इस पे चढ़ रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं ना चढ़ने का, अनसेफ एक्ट कर रहे हैं। बात समझ में आया? और जो ये हजार्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं अनसेफ कंडीशन। क्या बोलते हैं? अनसेफ कंडीशन। अनसेफ कंडीशन। कंडीशन सही नहीं है ना, अनसेफ है। कास्टर व्हील खुला हुआ है, कुछ देर पहले हम लोग देखे यहाँ पे गार्डरेल नहीं था, गार्डरेल मिसिंग था, अनसेफ कंडीशन है। तो इस अनसेफ कंडीशन को करने के लिए कौन जा रहा है? अनसेफ है कि उस पे चढ़ो, गिर जाओ, चोट लगेगी, हॉस्पिटल जाओगे, खर्चा बढ़ेगा। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऐसा है कि कोई चढ़े अनसेफ टावर पे और वहां से गिर जाए, उसको कुछ ना हो, हवा में लटक जाए, देवता आके उसको हवा में ऐसे पकड़े हुए हैं। इल्ला सर नहीं सर, कभी नहीं होगा। इसकी कल्पना करना भी मूर्खता है कि नहीं है? बेवकूफी है कल्पना करना कि नहीं मेरे साथ आज तक तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। ये मानना ही बेवकूफी है। क्या है? बेवकूफी है। यदि आप अनसेफ एक्ट करेंगे एक्सीडेंट होगा, अनसेफ कंडीशन में काम करेंगे एक्सीडेंट होगा। अच्छा, आप लोगों से मुझे ये जानना है, आप थोड़ा लाउडली बोलिएगा जो भी बोलेंगे। ये जो अनसेफ कंडीशन यहाँ पर अभी क्रिएट हुआ है, ये अनसेफ कंडीशन क्यों क्रिएट हुआ है? क्यों अनसेफ है ये टावर? सर अनसेफ कंडीशन जो क्रिएट हुआ है अनसेफ एक्ट की वजह से। अनसेफ एक्ट की वजह से ही। भाई साहब कोई ना कोई तो होंगे जिसने इस टावर को बनाया था। जी। जिसने इस टावर को बनाया उसने क्या किया? कास्टर व्हील को खुला छोड़ दिया, गार्डरेल नहीं लगाया। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो इरेक्टर है इन्होंने बिल्कुल सही टावर बनाया था, तो दूसरा एक और पर्सन होगा जिसको चूल मची होगी। गार्डरेल पे हम गार्डरेल लगा के काम तो नहीं करेंगे, अनसेफ एक्ट किया, गार्डरेल खोल दिया। अब इनके एक अनसेफ एक्ट के वजह से ये टावर पूरा का पूरा क्या हो गया? अनसेफ कंडीशन में चला गया। याद रखिएगा, अनसेफ एक्ट ही जनक है हर एक एक्सीडेंट का। अनसेफ एक्ट ही वो चीज है जो किसी भी एक्सीडेंट को जन्म देता है। क्या देता है? जन्म देता है। यानी ये जो रिस्क है यही हर एक एक्सीडेंट को जन्म देता है, चाहे वो एक्सीडेंट छोटा हो चाहे वो एक्सीडेंट बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बराबर बराबर सबके लिए काम करेगा। अनसेफ एक्ट करोगे तो अनसेफ कंडीशन मिलेगा, सीधी सी बात है। अनसेफ एक्ट जैसे ही किया वैसे ही अनसेफ कंडीशन वहां पर बनेगा। ये चीज क्लियर है? तो अगर आपको कहीं कोई चीज रोकना है, कोई एक्सीडेंट होने से रोकना है, तो क्या रोकना पड़ेगा? अनसेफ कंडीशन को, अनसेफ एक्ट को रोकना पड़ेगा, यानी रिस्क को रोकना पड़ेगा। अपने एम्प्लॉय को समझाना पड़ेगा कि भाई साहब अगर आप रिस्क ले रहे हो इससे आपके कंपनी की प्रॉफिट 400 गुना 500 गुना नहीं बढ़ेगी, लेकिन आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। मान लो कि मैं एक वर्कर हूं जो वेल्डिंग करता है। क्या करता है? वेल्डिंग करता है। XYZ मेरी एक कोई कंपनी है जहां पर मैं जॉब करता हूं और वहां पर मैं एज ए वेल्डर काम कर रहा हूं। वहां पर एक जॉब आया वेल्डिंग का,
लेकिन मैं देख रहा हूं कि हैंड ग्लव्स नहीं है, मुझे वहां पर लेदर हैंड ग्लव्स चाहिए वेल्डिंग करने के लिए, वो नहीं है। 18 इंच वाला चाहिए, यहां तक हैंड ग्लव्स चाहिए, नहीं है। वहां पर फेस शील्ड नहीं है जो मुझे यूवी से बचा सके, अल्ट्रावायलेट रे से मुझे बचा सके, मेरे आंखों को प्रोटेक्शन दे, वो नहीं है। मेरे सुपरवाइजर ने कहा अरे कृष्णा भाई काम करना तो बहुत जरूरी है यार, नहीं तो बॉस बहुत गाली देगा, कर दो यार, निपटा दो किसी तरीके से, तुम वेल्डर हो नहीं तो मैं मार देता, लो मुझे सिखाओ मैं मार देता हूँ। मैं भावनाओं में बह गया। क्या हो गया? मैं भावनाओं में। अच्छा सर, अरे आप चिंता मत करो, मैं आंख पे ऐसे हाथ रख लूंगा, आंख पे ऐसे हाथ रख लूंगा और इलेक्ट्रोड को ऐसे करके इलेक्ट्रोड होल्डर से पकड़ के वेल्डिंग मार दूंगा। बह गया ना भावना में? अनसेफ एक्ट किया, रिस्क लिया अनसेफ एक्ट करने का। चाहे आप भावना में बह के ले, चाहे आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके रिस्क उठाए, चाहे आप किसी के मजबूरी बस, किसी के कहने से मजबूरी बस प्रेशर में आप अनसेफ एक्ट करें, रिस्क उठाए, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा उसका? एक्सीडेंट आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? एक्सीडेंट। ये कोई नहीं देख रहा है कि अरे भाई ये तो मजबूरी में कर रहा है, एक काम करो इसका आंख को खराब मत करो। ऐसा होगा? बताओ, हम तो मजबूरी में कर रहे थे, कर रहे कि नहीं मजबूरी में? तो क्या मतलब जो ऊपर बैठा है वो बोलेगा अरे नहीं 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 ये लड़का बहुत शरीफ है, मजबूरी में कर रहा है। एक काम करो, इसका जो एक्सीडेंट है ना अभी कुछ देर के लिए स्टॉप कर दो, इसका आंख में रे का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, उससे जो फ्यूम निकलेगा उससे इसके नाक पे कोई असर नहीं होना चाहिए, फेफड़ा पे कोई असर नहीं होना चाहिए। ऐसा होगा? नहीं होगा। दूसरा दिन उठेंगे आंख सूजा रहेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अब वो सुपरवाइजर पैसा थोड़ी देगा, पैसा अपना पॉकेट से लगाना है। पता चला कि ज्यादा देर वेल्डिंग मारा, आधा घंटा वेल्डिंग मारा, आंख पे चश्मा लग गया परमानेंटली, अब चश्मा पहनना है, जब तक जियोगे तब तक। शादी भी नहीं होगा अगर कुंवारे हो तो, लड़का का दिखता नहीं है सही से, क्या पता क्या चीज से कहां चला जाए, जाना है इधर चला जाएगा लड़का इधर, नहीं नहीं इस लड़का से शादी नहीं करेंगे। यानी एक रिस्क लेकर के हम क्या करते हैं, अपना जीवन पूरा का पूरा बर्बाद कर लेते हैं। रिस्क लेने का मतलब हमने अनसेफ एक्ट किया, हमने अनसेफ एक्ट किया, इसीलिए वहां पर अनसेफ कंडीशन डेवलप हुआ, इसीलिए अनसेफ कंडीशन बना, इसीलिए वो हजार्ड बना, नहीं तो वो हजार्ड नहीं बनता, वो हजार्ड कभी नहीं बनता। ठीक है, बात समझ में आया? तो हमेशा कोशिश कीजिए, खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए कि भाई कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, अनसेफ एक्ट मत करो, रिस्क मत लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये रिस्क असेसमेंट है, क्या है? रिस्क असेसमेंट जो है, रिस्क मैट्रिक्स को भी हटा देते हैं, रिस्क असेसमेंट को ही पहले लेते हैं। जो ये रिस्क असेसमेंट है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में क्या खतरा है, उस काम में क्या खतरा है, वो खतरा कितना खतरनाक हो सकता है, इस चीज को जानना, इस चीज को जानना, और वो खतरा कैसे दूर होगा उसके लिए उपाय करना, कि खतरा कैसे टले, उसके लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई उपाय करेंगे, सही उपाय करेंगे, जुगाड़ू उपाय नहीं होना चाहिए, सही उपाय होना चाहिए। अब जब हम उसके लिए कोई उपाय कर रहे हैं, उसके बाद ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो जो उपाय हम किए हैं वो कारगर है या नहीं है, वो उपाय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम कोई उपाय करके दे दिए, वो काम ही नहीं कर रहा है, तब भी एक्सीडेंट हो रहा है, क्या फायदा? तो मतलब बार बार चेक भी करना पड़ेगा कि जो उपाय मैंने करके दिया है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बात समझ में आया?
तो सबसे पहला काम क्या होता है, हम लोग पता करते हैं कि भाई जॉब क्या है, एक्टिविटी। रिस्क असेसमेंट का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, एक्टिविटी क्या है, जॉब क्या है, काम क्या है, क्या परफॉर्म करना है, कहां करना है। ठीक। दूसरा स्टेप जो आता है एक्टिविटी के बाद, वो आता है एसोसिएटेड हजार्ड। यानी जो काम हम कर रहे हैं उसमें ये पता करना पड़ेगा कि खतरा क्या है उसमें, हजार्ड क्या है उसमें। अगर यही नहीं पता कि भाई मैं यहाँ पर ये काम कर रहा हूं और इसमें क्या खतरा है मुझे यही नहीं पता, मैं कैसे रिस्क असेसमेंट करूंगा? आप कैसे करोगे? कैसे देख करके एक ही बार में पता करोगे ये काम कर रहा है इसमें ये खतरा होगा, मुझे ये चीजें चाहिए सेफ्टी के लिए। बात समझ में आया? हाँ। तीसरा चीज इसमें करेंगे कि ये जो हजार्ड है ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्या रिस्क है। ये जो हजार्ड है ये कितना खतरनाक है, रिस्क क्या है, क्या हो सकता है, क्या आउटकम आएगा। रिस्क हटाओ, आउटकम लिख लो, इससे क्या आउटकम निकल के आएगा, क्या आउटकम निकल के आएगा। अब जब आउटकम पता चल गया कि अरे ये खतरा है, इससे ये चीजें हो सकती है, तो जब आउटकम आपको पता चल गया उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें सुधार के लिए कुछ लगाएंगे, सुधार करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल मेजर लगाना। क्या लगाना? कंट्रोल मेजर लगाना। कि क्या कंट्रोल मेजर हमेशा दे कि ये खतरा ना हो, खतरा टल जाए। ठीक है। और लास्ट में क्या लेंगे, फीडबैक। लास्ट में क्या लेंगे, फीडबैक। अच्छा सॉरी, पांचवा नंबर क्या लेंगे, फीडबैक लेंगे कि जो हमने करके दिया वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा ये चीज, इसको अभी थोड़ा देर रोकते हैं, एक चीज और इसमें आता है, उस चीज को समझ लेते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मार्किंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, मार्किंग सिस्टम। अब मान लो कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी खतरा है, उसको जांचना है कि वो कितना खतरनाक है। अगर जांचना है तो कुछ ना कुछ पैरामीटर तो लगाना पड़ेगा कि जांचे कि ये खतरा कम है, खतरा मीडियम है या खतरा ज्यादा है। कैसे पता चलेगा बताओ? जांचना पड़ेगा, कोई ना कोई उपाय लगा के जांचना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं मार्किंग सिस्टम, यानी रिस्क रेटिंग। क्या करते हैं, रिस्क रेटिंग। क्या करते हैं, रिस्क रेटिंग। इसका टेम्पलेट भी है, वो चीज आप लोग को लास्ट में हम दिखा देंगे। रिस्क रेटिंग भी इसी लाइन में आएगा। ठीक है। तो अब रिस्क रेटिंग जो हम कर रहे हैं, तो रिस्क रेटिंग किसके आधार पे करेंगे, कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए। तो रिस्क रेटिंग दो चीजों को मिला करके किया जाता है। पहला चीज इसमें आता है लाइक्लीहुड। लाइक्लीहुड याद आया, रिस्क, संभावना, कितनी संभावना है। तो जो संभावना का मार्क होता है वो 1 से लेके 5 तक होता है। लाइक्लीहुड, संभावना का मार्किंग कहां से कहां तक है, 1 से लेके 5 तक। एक बार हुआ था कभी जब कंपनी बना था, उस समय एक एक्सीडेंट हुआ था, आज तक उसके बाद फिर नहीं हुआ 10 साल में। तो 1 रेटिंग दिए, और हर एक 4 दिन पे एक्सीडेंट हो जाता है, संभावना ज्यादा है तो 5 रेटिंग दे दिए उसको। अब बीच में आएगा 2, 3, 4, बीच में क्या आएगा, 2, 3, 4, कभी कभी होते रहता है।
ओकेशनली होता है, जब कोई इस तरीके से काम करता है तब होता है। तो ये सब चीजें इसमें दिया जाता है, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा चीज क्या आएगा इसमें, सेवेरिटी। दूसरा चीज क्या आता है, सेवेरिटी। अब सेवेरिटी का मतलब ये है कि जो खतरा है वो कितना गंभीर है, जो खतरा है वो कितना खतरनाक है। मान लो कि सांप के पास चला गया, रिस्क लिया, सांप के पास गया। अब सांप के पास अगर तुम गए हो तो भाई साहब सांप क्या छोड़ देगा, वो तो काटेगा ही काटेगा। लाइक्लीहुड क्या है, संभावना क्या है कितना काटने का, 5। सांप के पास गए हो तो बिना काटे नहीं छोड़ेगा, 5 पूरा संभावना है कि काटेगा। और कितना गंभीर है, बच जाओगे नहीं, मर जाओगे। तो इसकी भी जो रेटिंग है वो 1 से 5 तक होती है। लेकिन अगर सांप के पास गए हैं तो काटने का संभावना भी 5 है, और सेवेरिटी यानी गंभीरता, वो खतरा कितना गंभीर है जो ऐसे ऐसे कर रहा है, वो भी बहुत ही ज्यादा गंभीर है, बहुत ही हाई गंभीर है। इसीलिए इसको भी क्या दिए हम, 5 दिए। 5 से 5 को गुना करेंगे कितना आएगा, 25। उसको बोलते हैं सबसे ज्यादा हाई रिस्क, उससे ज्यादा हाई रिस्क कुछ नहीं होता। 25 मार्क्स आ गया ना, ठीक है। सबसे कम मार्क्स होता है 1 से लेके 5, 1 से लेके 5 दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो 1 से लेके 25 तक आएगा। 1 क्या होगा, सबसे कम, 25 क्या होगा, टॉप मोस्ट हाई, उससे ज्यादा हाई और कुछ नहीं होगा। अब रेटिंग कैसे निकालोगे, रिस्क रेटिंग इक्वल टू क्या होगा, लाइक्लीहुड गुने सेवेरिटी, लाइक्लीहुड गुने सेवेरिटी। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इक्वल टू एल इंटू एस, रिस्क रेटिंग इक्वल टू लाइक्लीहुड इंटू सेवेरिटी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं कि जो रिस्क रेटिंग है वो कैसे निकल के आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिस्क मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, रिस्क मैट्रिक्स। अब जो रिस्क मैट्रिक्स है वो देखो ऐसे होता है। पांच है ना, तो 1 2 3 4 और 5, इधर भी आएगा 1 2 3 4 और 5। अब एक तरफ है हमारा सेवेरिटी, एस मतलब सेवेरिटी, सेवेरिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, गंभीरता। और नीचे क्या आ जाएगा, एल यानी लाइक्लीहुड। तो रिस्क मैट्रिक्स का गुना कैसे होता है वो चीज सीखो। देखो 1 को 1 से गुना करोगे कितना आएगा, 1। 1 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा, 1 को 3 से गुना करोगे, 1 को 4 से गुना करोगे, 1 को 5 से गुना करोगे, 5। फिर यहाँ देखो 1 को 1 से गुना किए, 1 को 2 से गुना किए, 1 को 3 से गुना किए, 1 को 4 से गुना किए, 1 को 5 से गुना किए, 5। अब इसी तरीके से गुना करते हुए इसको क्या करना है, भर देना है। अभी देखिए हमारा रिस्क मैट्रिक्स यहां बनके तैयार हो गया है। अब इसमें 2-3 हमारा रिस्क निकल के आता है। पहला रिस्क क्या निकल के आता है, मीडियम रिस्क। दूसरा निकल के आता है लो रिस्क, और लास्ट में हाई रिस्क।
अब यहां पर देखिए, जो आपका ये खाना है, यानी कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 6, उसको क्या बोलते हैं? लो रिस्क। क्या बोलते हैं? लो रिस्क। मीडियम रिस्क क्या आएगा? ये देखिए, ज्यादा से ज्यादा 10, कम से कम 8, और हैवी रिस्क, हाई रिस्क, कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 25। तो ये रेटिंग हम लोग यहां देंगे। अभी ये रेटिंग हम लोग अभी इसमें इस्तेमाल करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या ज्यादा खतरनाक है और क्या कम खतरनाक है। ठीक, चलिए समझते हैं। एक्टिविटी, हमारा जॉब क्या है? वर्क एट हाइट। क्या जॉब है भाई? वर्क एट हाइट। जॉब क्या है? वर्क एट हाइट। अब जब वर्क एट हाइट आप कर रहे हैं तो इस वर्क एट हाइट में एसोसिएटेड हजार्ड क्या होगा? फॉलिंग फ्रॉम हाइट। सबसे मेन हजार्ड को ही कंसीडर कर रहे हैं, फॉलिंग फ्रॉम हाइट होगा। बताओ, क्या इससे भी बड़ा कोई हजार्ड है हाइट पे काम करते समय? और भी हजार्ड्स हैं, जैसे मटेरियल नीचे गिर सकता है। क्या नीचे गिर सकता है? मटेरियल नीचे गिर सकता है, टूल्स नीचे गिर सकता है, टावर कोलैप्स हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन सबसे मेन हजार्ड क्या है? फॉलिंग फ्रॉम हाइट। ठीक है, अब ये जो फॉलिंग फ्रॉम हाइट होगा, इसका आउटकम क्या निकल के आएगा? डेथ। क्या निकल के आएगा? कितना मार्क वाला है ये? 25। कितना मार्क्स वाला है? 25 वाला है। अब कैसे पता चला कि 25 आएगा? तो उसके लिए क्या चीजें हैं? रिस्क रेटिंग है। क्या है रिस्क रेटिंग? L इंटू S। अब जो इसका आउटकम है, वो जो डेथ निकल के आया है फॉलिंग फ्रॉम हाइट के लिए, ठीक है, तो ऊपर से कोई नीचे गिरने का संभावना है। कितना संभावना है? तो अगर टावर अनसेफ है तो ज्यादा संभावना है, अनसेफ एक्ट कर रहा है तो भी ज्यादा संभावना है। लेकिन सारा चीज अगर सेफ है, सारा चीज क्या है? सेफ है, तो फिर ये संभावना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम गिरने की संभावना को कम से कम 3 मार्क्स तो जरूर देंगे। कितना नंबर देंगे? 3। और जो सेवेरिटी है, इसको कितना मार्क्स देंगे? ऊपर से नीचे कोई गिरेगा तो बचेगा क्या? नहीं बचेगा। 5 मार्क्स देंगे। दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? सॉरी 15। कितना आ जाएगा? 15। लेकिन यही अगर हमारा टावर क्या है? बिल्कुल अनसेफ है, तो इसको भी 5 नंबर देंगे। गिरने का चांस पूरा बना रहेगा। गार्डरेल नहीं है, और क्या बोलते हैं, टोबोर्ड नहीं है, लॉक, कास्टर व्हील का लॉक खुला हुआ है, स्टेबलाइजर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो गिरने का संभावना क्या रहेगा? हाई रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। तो कितना नंबर देंगे? 5। और जो गिरेगा नीचे तो बचेगा क्या? गंभीरता सबसे हाई है तो 5 नंबर दिए। कितना आ जाएगा? 25। यानी भाई कितना भी कम कर लोगे, कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 25 आएगा ही आएगा। यानी 15 से लेकर के 25 तक का इसका रेटिंग रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो हमें तो भाई इसको बचाना है। क्या करना है? बचाना है। तो हम क्या लगाएंगे? कंट्रोल मेजर। क्या लगाएंगे? कंट्रोल मेजर। अब कंट्रोल मेजर का मतलब होता है उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या दे रहे हैं, उसको सेफ रखने के लिए आप क्या दे रहे हैं, क्या लगा रहे हैं जिससे वो सेफ रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे इसमें 5 स्टेप होता है। कंट्रोल मेजर में कितना स्टेप होता है? 5। जो पहला स्टेप है वो है अवॉइड। जॉब को अवॉइड करो, मत करो जॉब। दूसरा क्या स्टेप आता है?
दूसरा स्टेप आता है इसमें रिप्लेस, तीसरा स्टेप आता है इंजीनियरिंग, चौथा स्टेप क्या आता है एडमिनिस्ट्रेशन या एडमिन बोल दो, एडमिन का काम आता है, और पांचवा इसमें आता है आपका पीपीई। पांचवा क्या आता है पीपीई। बात क्लियर है। अब यहां पर मान लीजिए हम एक टावर बना रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है जो आपको अवॉइड करो, हाइट वर्क को अवॉइड करो। तो अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, हाइट वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म मान लो अवॉइड कर दे, पैसा कहां से आएगा? हमारा परिवार, आपका परिवार, इतने सारे लोगों का परिवार चल रहा है, वो कहां से चलेगा? काम तो करना पड़ेगा। अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो अच्छा कोई बात नहीं है, रिप्लेस कर दो, स्कैप फोल्डिंग मत बनाओ, दूसरा चीज कुछ लगा लो, सीढ़ी लगा लो, मैन लिफ्टर लगा लो, रस्सी से चढ़ जाओ, रोप एक्सेस का काम कर लो। अब एक चीज एग्जांपल बताओ, मुझे 4th फ्लोर पे काम करना है। कहाँ काम करना है? 4th फ्लोर पे, जहां पर हाइट है, वर्किंग हाइट है मेरा 12 मीटर। कितना है? 12 मीटर। और जो कॉर्नर है, जो फ्लोर का जो छत का जो कॉर्नर है, उससे 5 मीटर अंदर काम करना है। मैन लिफ्टर वहां जाएगा? नहीं जाएगा, मैन लिफ्टर नहीं गया। सीढ़ी लगाना है, 12 मीटर हाइट है, सीढ़ी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि 4 आदमी को एक साथ काम करना है, 4 सीढ़ी लगाओ। अब 4 सीढ़ी लगा भी लिया तो एक आदमी को टूल पास नहीं कर पाएगा, मटेरियल पास नहीं कर पाएगा, मटेरियल रख नहीं पाएगा वहां, रोप एक्सेस बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते। हमको क्या बनाना है? स्कैप फोल्डिंग ही बनाना है। अब स्कैप फोल्डिंग ही बनाना है तो तीसरा स्टेप क्या आता है? इंजीनियरिंग करो। क्या करो? कुछ दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा करो कि आदमी को नीचे गिरने से बचाओ। तो चलो करते हैं। सबसे पहला इंजीनियरिंग तो हमने ये किया कि हमने इसमें टॉप रेल लगाया। क्या लगाया? टॉप रेल लगाया। और क्या लगाया? मिड रेल लगाया। उसके बाद क्या लगाया? टो बोर्ड हमने लगा दिया। ठीक है, हमारा आदमी काम कर रहा था ऊपर, उसके लिए हमने लाइफ लाइन भी लगा दिया। क्या लगा दिया? लाइफ लाइन। ये लो आदमी खड़ा है यहाँ पर, और लाइफ लाइन लगा के हमने इसको सेफ्टी बेल्ट पहनाया। क्या पहनाया? सेफ्टी बेल्ट भी पहनाया। ये सब इंजीनियरिंग है। क्या है ये सब? इंजीनियरिंग। दिमाग लगा रहे हैं ना, कैसे ऊपर से नीचे से गिरने से बचाएंगे उसको, दिमाग लगा रहे हैं। इंजीनियरिंग है ये सब। क्या है? इंजीनियरिंग है। इसके अलावा और एक काम करो, एरिया को बैरिकेड कर दो। एरिया को क्या कर दो? बैरिकेड कर दो। कोई जाए नहीं, अनऑथराइज्ड पर्सन कोई नहीं जाए इसमें। ये सब क्या किया है हमने? इंजीनियरिंग किया है, ताकि हमारे जो वर्क लोकेशन है वहां पर अनऑथराइज्ड पर्सन ना जाए। अगर कोई जाए भी तो वो यहीं पर खड़ा रहे और देख ले कि भाई यहाँ डेंजर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डेंजर। जाओगे तो खतरनाक है, जाओगे तो क्या है? खतरनाक है। नहीं जाएगा, रुकेगा। इसके बाद फिर से देखा, एडमिन। कौन आया उसके बाद? एडमिन। तो एडमिन आया तो बोला कि भाई मेरे आदमी को ट्रेनिंग दो। क्या दो? ट्रेनिंग दो। सिर्फ यही सब देने से काम नहीं होगा, मेरे आदमी को तो ये भी पता होना चाहिए सेफ्टी बेल्ट पहनेंगे कैसे, मेरे आदमी को तो ये भी पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल लगाएंगे कैसे, मेरे आदमी को ये भी पता होना चाहिए कि स्टेबलाइजर कहाँ रहेगा। हाँ, सारा चीज दे दिया, सारा सुरक्षा का सामान दे दिया, ट्रेनिंग नहीं दिया, काम करना नहीं सिखाया, क्या फायदा? गिर जाएगा ऊपर से नीचे जाके।
बाहर से चढ़ जाएगा टावर पे, उसको पता ही नहीं कि अंदर से चढ़ना है। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं मिला उसको। तो अब एडमिन बीच में आया, एडमिन क्या बोल रहा है, मेरे आदमी को क्या दो, ट्रेनिंग दो। एडमिन ने अपने आदमी को ट्रेनिंग दिलाया। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, पीपीई। सबसे लास्ट में क्या आता है, पीपीई। हम अपने आदमी को क्या दे रहे हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी दे रहे हैं, जूता दे रहे हैं, हेलमेट दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, हैंड ग्लव दे रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं। और ये जो हमने दिया है इंजीनियरिंग करके, ये चीज भी किस में आएगा, पीपीई में ही आएगा। सेफ्टी बेल्ट, ये भी किस में आएगा, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, स्वयं सुरक्षा उपकरण। तो ये सभी चीज देने के बाद हमारा आदमी क्या होगा, सुरक्षित काम करेगा। ठीक है, अब हम गए फीडबैक लेने। कहाँ गए, फीडबैक लेने कि अरे भाई हमारा आदमी जो हम ये सब चीजें करके दिए थे, अब वो सुरक्षित तरीका से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फीडबैक में सुपरवाइजर बताया नहीं कर रहा है। तो पूछे भाई क्यों नहीं कर रहा है, बताओ। हम इस चीज को अपडेट करेंगे, फिर से अपना रिस्क असेसमेंट को फिर से क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। बताओ क्यों नहीं कर रहा है सुरक्षा से काम। तो बोला सर ऊपर से मटेरियल नीचे गिर जा रहा है। ऊपर से मटेरियल क्या हो रहा है, नीचे गिर जा रहा है। नीचे अनऑथराइज्ड पर्सन तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो उस वर्किंग एरिया का जो क्रू है, जो उस काम में इन्वॉल्व है, वो तो है नीचे। उसके ऊपर चोट लग सकता है, कई बार नियर मिस हुआ है। तो अब इसको रोको, फिर से इंजीनियरिंग करो, फिर से दिमाग लगाओ, इसको अपडेट करना पड़ेगा। फिर से बोलो, अपडेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। क्या अपडेट करेंगे, इसमें फिर से हमने जाल लगा दिया। क्या लगा दिया, नेट। फिर गए 1 महीना के बाद फीडबैक लेने के लिए, भाई अब बताओ अब काम हो रहा है सही से। तो बोला यस। इसका मतलब अब जो ये रिस्क असेसमेंट किया हुआ है, अब जो ये तरीका निकाल के दिया हुआ है काम करने के लिए, अब ये सुरक्षित तरीके से काम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि एक बार यस बोल दिया तो अब नहीं लेंगे फीडबैक, नहीं, फीडबैक फिर भी लेना पड़ेगा। फिर अगला महीना फिर फीडबैक लेंगे, काम अच्छा हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही हो रहा है, डन। फिर नेक्स्ट महीना पूछे, फिर नेक्स्ट महीने पूछे, फिर अगर कोई आएगा कि नहीं ये गड़बड़ी हो रहा है, तो वो गड़बड़ी हो रहा है, फिर से अपडेट करो, फिर से क्या करो, अपडेट करो। अच्छा, ये सभी चीजें जो हमने दिया है, इसमें हमने जो यहाँ पर बैरिकेशन लगाया, हमने यहाँ पर मिड रेल टॉप रेल लगाया, हमने सेफ्टी बेल्ट लगवाए, हमने लाइफ लाइन लगवाए, तो ये किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर जाएगा, जिम्मेदारी के अंदर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा। तो अब 6 पॉइंट आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबल पर्सन या फिर एक्शन बाय, यानी कौन एक्शन लेगा, कौन ये सब चीजें करवाएगा। किसी ना किसी के अंदर तो होगा। मान लो अगर हम किसी को ये चीज टास्क ना दे कि आपका काम है इन सभी चीजों को सही करवाना, अगर टास्क ही ना दे तो कोई भी अपने ऊपर नहीं लेगा उस चीज को। जब अपने ऊपर कोई नहीं लेगा तो कौन देखेगा कि ये चीज सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी ना किसी एक पर्सन को असाइन करना पड़ेगा कि भाई साहब आपका ये ड्यूटी है और ये ड्यूटी आपको परफॉर्म करना है, ये सभी एक्शन आपको लेने हैं, ये सभी चीजें आपको करवानी है। तो ये जो एक्शन में देंगे तो हम साइट मैनेजर को देंगे। किसको देंगे, साइट मैनेजर को देंगे। ये चीजें समझ में आई आप लोग को या नहीं आई, समझ में आई, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि रिस्क असेसमेंट करना कितना ज़रूरी होता है, और मैंने कहा था कि एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट के मदद से हम अपने साइट का रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। तो आइए एक रिस्क असेसमेंट करके देखते हैं। यहाँ पर ये एक टेम्पलेट है, मैं पहले आपको टेम्पलेट की जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रेफरेंस नंबर है। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि आप जिस जॉब का रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर कुछ एक मार्किंग करेंगे ताकि ये पता चल सके कि ये जो रिस्क असेसमेंट है ये किस जॉब से एसोसिएटेड है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको डेट और टाइम भी मेंशन करना पड़ेगा
ताकि हम इसे टाइम टू टाइम, डेट टू डेट क्या कर सके, अपडेट कर सकें। साइट एंड लोकेशन का मतलब है कि किस लोकेशन पे ये चीज़ किया जा रहा है, वो चीज़ भी आपको इसमें मेंशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ है असेसमेंट कैरीड आउट बाय, यानी असेसमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद है उसका सिग्नेचर और मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो एक्चुअल जॉब है वो जॉब क्या है, उसी जॉब के बिहाफ पे हम लोग क्या करते हैं उस जॉब में। जैसे एक एग्जांपल के लिए लिया जाए कि एक स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन करना है। यहाँ पर देखिए, एक स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन यदि करना है तो इस स्कैफोल्डिंग का इरेक्शन करते समय बहुत सारे इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होंगे। सपोज दैट मैं एक स्कैफोल्डिंग का अगर इरेक्शन कर रहा हूँ तो इस स्कैफोल्डिंग के इरेक्शन में बहुत सारा एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व होगा। लेकिन मेन एक्टिविटी हमारा क्या है, मेन जॉब क्या है, टावर इरेक्शन। टावर इरेक्शन ये हमारा मेन जॉब है। और इस मेन जॉब के अंदर में हमें क्या करना है, बहुत सारे एक्टिविटी करना है। मटेरियल पास करना है, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग करना पड़ेगा। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं, तो हम मटेरियल टावर बना रहे हैं, एक तो बनाना भी हमारा खुद का जॉब है, मटेरियल हैंडलिंग हमारा जॉब है। साथ ही साथ टावर का फिर हम इंस्पेक्शन भी करेंगे, टावर का मूवमेंट भी करेंगे। तो एक टावर बनाने के समय में बहुत सारे एक्टिविटी वहाँ पर किया जा सकता है। तो मेन एक्टिविटी हमारा हो जाता है टावर इरेक्शन करना। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस असेसमेंट से रिलेटेड जो भी फाइंडिंग्स होंगे आपके, उसको एज ए नोट्स यहाँ पर आपको लिखना है कि क्या नोट्स उसका बन रहा है, क्या रिमार्क्स है, एज ए रिमार्क्स हम उसे बोल सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कुछ सर्टेन कॉलम बना हुआ है कि ये जो रिस्क असेसमेंट हो रहा है, ये रिस्क असेसमेंट में किस किस पे क्या क्या खतरा बन रहा है। सबसे पहले तो नंबर पे हमारे आते हैं एम्प्लॉय, फिर उसी जॉब में एसोसिएटेड होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उस जॉब लोकेशन पे एसोसिएटेड हो सकते हैं कोई विजिटर, पब्लिक हो सकती है, और प्रेग्नेंट वुमेन हो सकते हैं। तो इन सभी को क्या चीज़ों का खतरा हो सकता है, उस चीज़ को भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ए जो कॉलम मार्क किया गया है, इसके अंदर दिया गया है कि किसको किस चीज़ से हम लोग डिनोट करेंगे। एम्प्लॉय को हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर को सी से डिनोट कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑनर, कॉन्ट्रैक्टर का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर काम करने वाले एक यदि कॉन्ट्रैक्टर है तो इसके अंदर में अपनी खुद की एक हायरार्की होती है। इसके मैनेजमेंट टीम होते हैं, इसके ग्राउंड टीम होते हैं, इसके सप्लायर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती है। विजिटर को हम लोग भी से डिनोट करेंगे, पब्लिक को पी से, और प्रेग्नेंट वुमेन को हम लोग PW से डिनोट करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने आज देखा सेवेरिटी, और दूसरा चीज़ हम लोगों ने आज देखा था लाइकलीहुड। अब सेवेरिटी जो है इसका मतलब होता है गंभीरता। आज हम लोगों ने क्लास में ये चीज देखा। और जो लाइकलीहुड है इसका मतलब होता है संभावना। तो इस दोनों के मार्किंग को भी हम लोगों ने देखा कि मार्किंग 1 से लेके 5 तक देते हैं, और लाइकलीहुड का भी मार्किंग हमारा 1 से लेकर के 5 तक है। अब यहाँ पर देखिए मार्किंग किस बिहाफ पे दिया जाता है। जो गंभीरता है किसी भी खतरे का, वो निग्लिजिबल है तो 1 मार्क्स देंगे, माइनर है तो 2 मार्क्स देंगे, मॉडरेट है तो 3 मार्क्स देंगे, मेजर काफ़ी ज़्यादा गंभीर है 4 नंबर देंगे, और यदि वो मृत्यु पे बनाए तो उसे हम लोग 5 मार्क्स देते हैं। उसी तरीके से जो संभावना है, खतरे की घटने की संभावना, एक्सीडेंट होने की जो संभावना है, अगर वो रेयर है तो उसे हम 1 मार्क्स देते हैं, अगर वो अनलाइकली है तो 2 मार्क्स देते हैं, पॉसिबल है तो हम उसे 3 मार्क्स देते हैं, लाइकली है यानी होते रहता है तो 4 मार्क्स देते हैं, और यदि सर्टेन है कि हाँ ये जॉब होगा तो इसमें ये एक्सीडेंट होगा ही होगा, एकदम गारंटी है, तब हम लोग उसे 5 मार्क्स देते हैं, यानी संभावना बहुत ही ज़्यादा है।
तो यहाँ पर आइए, अब हम लोग इसको भरते हैं। ये जो चार्ट था इसकी जानकारी मैंने आप लोग को दे दिया। तो सबसे पहले रेफरेंस नंबर हम लोग ले लेते हैं 01। ये एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया जा रहा है, इसीलिए हमने रेफरेंस नंबर यहाँ पर 01 लिया। डेट, सपोज दैट हम कुछ एक डेट ले लेते हैं, तो हम यहाँ पर डेट ले रहे हैं 12/2/25। और ये जो टाइम है वो टाइम ले लेते हैं हम 5:00 PM। ठीक है। अब साइट एंड लोकेशन के बारे में अगर यदि हम बात करें तो इसको हम लोग एज ए ट्रेनिंग ही रखते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई एक्चुअल साइट अभी नहीं है, तो इसे हम ट्रेनिंग रखते हैं। असेसमेंट कैरीड आउट बाय, मैं अपना नाम डाल दे रहा हूं, कृष्णा चौधरी। और सिग्नेचर में हम आप लोग अपना इसमें साइन कर लेंगे। और मेन एक्टिविटी में हम यहाँ पे रख रहे हैं टावर इरेक्शन। ठीक है, टावर इरेक्शन हमारा मेन एक्टिविटी है। अब यहाँ पर नीचे आइए, तो इस नीचे में देखेंगे यहाँ पर है सीरियल नंबर, एक्टिविटी, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क, ABC। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ABC को हम लोगों ने इस जगह पर में पर्सन एट रिस्क, सेवेरिटी और लाइकलीहुड, इन तीनों को बताया है। पर्सनल एट रिस्क को हमने A बताया है, सेवेरिटी को हमने B बताया है और लाइकलीहुड को हमने C बताया है। तो यहाँ पर ये ABC उसी चीज को डिनोट करता है। और जो हमारा रिस्क रेटिंग है ये B/C, इसका मतलब है आज हम लोगों ने देखा कि जो हमारा रिस्क रेटिंग है ये इक्वल टू हो जाता है हमारा सेवेरिटी इंटू लाइकलीहुड के। तो वही चीज यहाँ पर में आ रहा है, सेवेरिटी और लाइकलीहुड। उसके बाद रिस्क रेटिंग गुना करके हम इसमें लिखेंगे कि जो खतरा है उसका रेटिंग क्या है। आफ्टर दैट हम इसमें कंट्रोल मेजर अप्लाई करेंगे। और जब हम लोग कंट्रोल मेजर देंगे तो जो फिर नया सेवेरिटी और प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड बन के आएगा उसको हम लोग यहाँ नोट करेंगे। और जो न्यू रिस्क बन के आएगा उसे भी हम लोग यहाँ पर नोट करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग ये तय करेंगे कि ये एक्शन किसके अधीन रहेगा, एक्शन इस पे कौन लेंगे। आइए हम लोग इसमें कोई एक एक्टिविटी को कंसीडर करते हैं और उस एक एक्टिविटी के बिहाफ पर में अपना रिस्क असेसमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं सीरियल नंबर 1 ले रहा हूं और मेन एक्टिविटी हमारा क्या है, टावर इरेक्शन। मैं यहाँ पर इस एक्टिविटी में सबसे पहला एक्टिविटी ले रहा हूँ टावर इरेक्शन के अंदर मटेरियल हैंडलिंग। अब हमने एक हजार्ड लिया, एक एक्टिविटी लिया मटेरियल हैंडलिंग। इस मटेरियल हैंडलिंग के अंदर में क्या क्या हजार्ड्स होंगे, तो वो हजार्ड्स को देखिए। सबसे पहला तो स्लिप ट्रिप फॉल का खतरा है, स्लिप ट्रिप फॉल ये पहले नंबर पे खतरा बन गया हमारा। दूसरे नंबर पे इसमें क्या आ जाएगा, कट मार्क्स आ सकता है। मटेरियल हैंडलिंग करते समय यदि हम सही से हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारे हाथों पे कट लग सकता है। तीसरा चीज, मटेरियल फॉल होकर के हमें स्ट्राइक कर सकता है। मटेरियल हिट कर सकता है, मटेरियल गिर सकता है, या फिर हम मटेरियल से टकरा सकते हैं। तो हम टकराएंगे तो स्लिप ट्रिप फॉल हमने ऊपर लिखा है, लेकिन मटेरियल गिर करके हमने हिट कर सकता है। तो इस चीज को भी हम लोग एक हजार्ड में ही रखेंगे। उसके बाद क्या और इसमें आएगा, चौथे नंबर पे ये 1 2 3 4 जो मैं लिख रहा हूं ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको लिखना नहीं है। यहाँ पे चौथे नंबर पे हम लोग लेंगे, यहाँ पे चौथे नंबर पे हम लोग लेते हैं कि यदि मान लीजिए कि हम जहां मटेरियल अपना स्टॉक कर रहे हैं वहां पर यदि बैरिकेशन नहीं हो रहा है तो कोई दूसरा पर्सन भी उसके अंदर आ सकता है जिसे पता नहीं है कि वहां पर क्या क्या खतरा है। तो उसके लिए भी वो जगह जो है वो खतरनाक हो सकता है। वो किसी मटेरियल से टकरा सकता है, कोई मटेरियल उसके पैर पे गिर सकता है। इस सभी चीज़ों के लिए भी खतरा हो सकता है। तो हम यहाँ पर एक मिसलेनियस भी लेके चलेंगे। ठीक है। अब रिस्क का बात करें तो जो स्लिप ट्रिप फॉल है इससे हमें इंजरी आ सकती है। कट मार्क्स
ये भी एक इंजरी को ही डिनोट करता है। मटेरियल हिट करेगा, इससे इंजरी के साथ साथ LTI भी हो सकता है। LTI का मतलब होता है लॉस्ट टाइम इंजरी, और इसका मीनिंग ये होगा कि उसे इतनी चोट भी लग सकती है कि वो जॉब पे 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा रिपोर्ट ना कर सके, अगर मटेरियल कहीं से गिर के अगर उससे स्ट्राइक करता है तो, हिट करता है तो। और मिसलेनियस में इसमें भी LTI हो सकता है। तो अब हमें इसे मार्किंग देना है कि हम किस हजार्ड्स को कितना मार्क्स देते हैं। सबसे पहले अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा इसमें रिस्क पर्सन है वो कौन है। तो स्लिप ट्रिप फॉल ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं। कट मार्क ये भी मटेरियल हैंडलिंग के समय हो रहा है, ये भी कॉन्ट्रैक्टर है। मटेरियल हिट जो हो सकता है इसमें विजिटर भी हमारे आ सकते हैं, प्लस हमारे एम्प्लॉय भी आ सकते हैं और कॉन्ट्रैक्टर भी आ सकते हैं। मिसलेनियस में भी हमारे विजिटर और एम्प्लॉय दोनों ही आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो बैरिकेशन ना होने की वजह से उस एरिया से क्रॉस करे, उस एरिया से निकले और ऐसे में उनके साथ वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए। अब यदि यहाँ पर हम लोग सेवेरिटी का बात करेंगे कि ये कितना गंभीर हो सकता है, तो जो ये सेवेरिटी है इसमें हम लोग इसे 3 मार्क्स दे करके चलेंगे, यानी कि ये मॉडरेट खतरा है, मॉडरेट है ये, काफ़ी ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा उनके लिए। साथ ही साथ जो कट मार्क्स है इसे भी हम लोग 3 मार्क्स देंगे, लेकिन मटेरियल हिट करने का जो है इसे हम 4 मार्क्स देंगे, यानी ये मेजर बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो सकता है। और जो मिसलेनियस LTI है इसमें भी हम 4 मार्क्स देंगे। अब इसके होने की संभावना कैसी है, तो भाई साहब स्लिप ट्रिप फॉल होने की संभावना है यदि आपने हाउसकीपिंग नहीं करा हुआ है, अपने साइट पे 5S को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मटेरियल सब इधर उधर ऐसे ही फैला हुआ है, तो इसकी संभावना ज़्यादा रहेगी। लेकिन यदि वहाँ पर साइट को अच्छे से मेंटेन किया जा रहा है तो इसकी संभावना कम होगी। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर में जो हमारा ये है उसे हम पॉसिबल रखेंगे, इन सभी को हम पॉसिबल रखेंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि वहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन जब एक्चुअल साइट को देख करके ये चीज़ किया जाएगा तो वहाँ पर देखा जाएगा कि हाउसकीपिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, टाइम पे बैरिकेशन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, उसके बिहाफ पे फिर ये चीज़ें मार्क्स यहाँ पर चेंज हो सकती है। अब रिस्क रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए 9, ये भी 9 है, ये 12 है और ये भी 12 है, यानी ये तीनों ही जो निकल के आ रहा है ये मीडियम रिस्क में निकल के आ रहा है। अब मीडियम रिस्क, लो रिस्क और हाई रिस्क कैसे हम लोग ये करते, आइडेंटिफाई करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं इस चीज़ को यहाँ पर नोट कर देता हूँ। मीडियम लो रिस्क के लिए जो मार्किंग है वो 1 से लेके 6 तक अगर आती है सेवेरिटी और इस चीज़ को गुना करने से, तब हम लोग उसको बोलते हैं मीडियम रिस्क, लाइक्लीहुड को गुना करने से। लेकिन यहीं पर अगर ये मार्क्स आपको आ जाता है 8 से लेकर के 12 तक, तो हम लोग इसको मीडियम रिस्क बोलते हैं। हम लोग इसे मीडियम रिस्क बोलेंगे। लेकिन जब ये आ जाएगा मार्किंग 15 से लेकर के 25 तक, ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको हाई रिस्क बोलते हैं। हाई रिस्क कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास जो भी जॉब है वो हमारा मीडियम रिस्क का है। मीडियम रिस्क है मतलब वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में हमें तुरंत यहाँ पर क्या चाहिए, तो कंट्रोल मेजर चाहिए। तो स्लिप ट्रिप और फॉल होने का जो चांस है, इसके लिए हम लोग कंट्रोल मेजर में हाउसकीपिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। हाउसकीपिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, हाउसकीपिंग को कंपलसरी करेंगे साइट पे, ताकि किसी के साथ वहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो। उसके बाद जो है कट मार्क्स जो है, इंजरी जो आने का चांस है ये हाथ में आ सकता है, तो इसके लिए हम लोग हैंड ग्लव्स को कंपलसरी करेंगे। उसके बाद जो मटेरियल हिट है, मटेरियल गिर के जो टकरा सकता है, इसके लिए हम लोग नेट लगवाएंगे और साथ ही साथ सभी के लिए हेलमेट को कंपलसरी करेंगे,
ताकि किसी से कोई मटेरियल यदि सर से स्ट्राइक हो भी रहा है तो उस जो चोट लगेगा उसकी गंभीरता कम से कम हो। उसके बाद जो मिसलिनियस में है, इसमें हम लोग फुल पीपीई प्लस बैरिकेशन, इन दोनों ही चीज़ों को हम लोग एज ए कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करेंगे। इन दोनों चीज़ों को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे वहाँ पे। अब जब हम लोग ये कंट्रोल मेजर वहाँ पर यूज कर रहे हैं तो फिर से अब देखना पड़ेगा कि जो न्यू सेवेरिटी और न्यू लाइक्लीहुड हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो जब हमने हाउसकीपिंग अपने पूरे साइट का करवा दिया है तो स्लिप ट्रिप फॉल होने का जो अब चांस है वो तो कम हो जाएगा, यानी अनलाइकली ही होगा। और उसका जो एक्सीडेंट भी अगर होने का रहेगा तो वो अब माइनर हमारा निकल के आएगा। तो इसके लिए हम माइनर को 2 मार्क्स दे रहे हैं और अनलाइकली को भी 2 मार्क्स दे रहे हैं। साथ ही साथ कट मार्क्स जो आ रहा था हाथ पे, उसके लिए हम लोग हैंड ग्लव्स उन्हें पहनाया। तो अब यदि वो हैंड ग्लव्स पहन के काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट को तो अभी भी, सेवेरिटी को तो अभी भी हम लोग माइनर ही रखेंगे और जो हमारा लाइकलीहुड है उसे हम रेयर रखेंगे, 1 रखेंगे अभी भी। क्योंकि हो सकता है कि किसी समय हो सकता है कि वो हैंड ग्लव्स खोले बिना हैंड ग्लव्स खोल के भी काम कर रहा हो, लेकिन अगर यदि उन पे नज़र रखा जा रहा है और उन्हें इस चीज़ से पूरी तरीके से अवगत कराया गया है कि कट मार्क्स आपको आ सकता है, आपको इंजरी हो सकता है यदि आप हैंड ग्लव्स नहीं पहनते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो भी हैंड ग्लव्स पहनना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पर उसकी मार्किंग भी कम हो जाएगी। मटेरियल हीट हो रहा है, हमने नेट भी लगाया, हेलमेट भी लगाया। अब यदि मटेरियल अगर गिरता भी है तो नेट पे गिरेगा, यानी निग्लिजिबल ही वो रहेगा। लेकिन उसके बाद गिरने के बाद भी अगर यदि वो सर पे टकराता है तो सर पे टकराने से बचाने के लिए वहाँ पर हेलमेट लगा हुआ है, तो इस चीज़ को लाइकलीहुड भी हम इसको 1 मार्क्स ही देंगे, रेयर केस में देंगे। जो मिसलेनियस में हमने था, हमारा था 1000 था, उसमें हमने पीपीई और बैरिकेशन दोनों ही इम्प्लीमेंट किया अपने साइट पे। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा कि यहाँ पर भी अब सेवेरिटी जो है हमारा वो कम हो जाएगा और जो एक्सीडेंट होने का जो चांस है वो भी अब रेयर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पीपीई सभी लोग फॉलो कर रहे हैं और बैरिकेशन भी साइट पे रेगुलरली किया जा रहा है। ऐसे में अब देखेंगे कि न्यू रिस्क जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 4, 2, 1 एंड 1। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो अब जो हमारा रिस्क का जो रेटिंग है वो गिर के कहाँ चला गया है, लो रिस्क के अंदर चला गया है, इस लो रिस्क के अंदर आ गया है। यानी अब जो हमारा साइट है वो काम करने के लिए बिल्कुल सेफ है, और जब सेफ है काम करने के लिए तो वहाँ आप काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये डिसाइड किया जाएगा कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन करना है, कंट्रोल मेजर लगाना है, ये करेंगे कौन। तो इसके लिए साइट मैनेजर या फिर EHS के जो सुपरवाइजर होंगे, मैनेजर होंगे, उनके जिम्मेदारी में ये चीज़ें आएंगी कि आपको ये चीज़ें इम्प्लीमेंट अपने साइट पे करवाना है। याद रखिएगा, एक बार रिस्क असेसमेंट हो जाने से काम खत्म बिल्कुल नहीं होता है। एक बार जब ये कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई किया गया है, आफ्टर दैट फिर से ये चीज़ चेक करना पड़ेगा आफ्टर फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स कि जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, लोग इम्प्लीमेंटेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और जो इंसिडेंट हो रहे थे, जो एक्सीडेंट हो रहे थे, वो बंद हुआ है या नहीं बंद हुआ है। ये चीज़ बहुत ही कारगर होती है। किसी भी साइट पे ये किया जा सकता है, चाहे वो मैकेनिकल का साइट हो, इलेक्ट्रिकल का साइट हो, सिविल कंस्ट्रक्शन का साइट हो, स्कैफोल्डिंग का हो, हाइट वर्क का हो, किसी भी जॉब में, किसी यानी यहाँ तक कि ऑफिशियल जॉब में भी रिस्क असेसमेंट को किया जा सकता है।